बिना कंपनी की टी शर्ट का सुकून अलग ही है। थोड़े काले के बिना भी जब जिंदगी में रंग आ जाता है तो आदमी खुशी हो जाता है। जो चमकता है वो शायद जरूरी नहीं है कि वो सही, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है एक पॉपुलर टीचर एक बहुत अच्छा टीचर। मुझसे पॉलिटी बेहतर पढ़ाने वाले इस देश में बहुत लोग हैं। और डाई कराने के बाद जो मैं फनी लगता हूँ, सुरक्षित काले मेरे बाल वैस्मॉल ने किया कमाल, ये हो ही नहीं पाएगा मतलब मेरे से। बच्चे आपको सिखा देते कि आप सही पढ़ा रहे हो कि नहीं। हमारे हमारे लाइन ऑफ वर्क में हमको या तो हमारे सीनियर सिखाते हैं वह कैसे पढ़ाना है, या हमको बच्चे सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है। बस सीखने वाला बनना चाहिए। मैं थोड़ा मार्क्सिस्ट टाइप का आदमी हूँ, मतलब वो एक्स वाला नहीं, एस वाला, कि नंबर आने चाहिए। अगर नंबर आ रहे हैं तो फिर हम सही काम कर। आजकल तो आपको गाइडेंस उन लोगों से भी मिल जाती है जो 3-4 साल से ये एग्जाम लिख रहे हैं, दे स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इट। आज से 2 साल पहले तकरीबन रात के 1:30-2 बजे मेरे को एक बच्चे का एकदम पब्लिक नंबर पे से बिल्कुल परेशान फोन आया। वो पटेल नगर के चौराहे पे था। सर मुझे गोली लगी है, मैं क्या करूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। और आज हमारी टपरी पे जो आए हैं, मतलब मैं जिनकी क्लास में आई हूँ, ही इज लॉयर टर्न वेरी वेरी फेमस सिविल सर्विसेज टीचर। उनकी गाइडेंस से बहुत बच्चों को लाइफ मिली है एंड ही इज बीन टीचिंग फॉर अ डेकेड and he has been guiding for a decade to many UPSC aspirants. So I'm honored to introduce you and welcome Atish Mathur sir. हेलो सर, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। कैसे हो सर? लॉन्ग टाइम। टी शर्ट के रंग भी बदल गए। बिना कंपनी की टी शर्ट का सुकून अलग ही है। थोड़े काले के बिना भी जब जिंदगी में रंग आ जाता है तो आदमी खुशी हो जाता है। तो जिंदगी रंगीन हो जाती है। हाँ, खुशी हो जाती है, रंगीन तो आता नहीं। और कैसा चल रहा है? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके साथ हमेशा बढ़िया ही चलता है सर। आपने यूपीएससी की तैयारी करी थी और अब जैसे आप तब भी ओआरएन में आते होंगे और अब आप ओआरएन से जैसे ही गुजरते हो, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है? मतलब 10 साल से ज्यादा हो गए राजेंद्र नगर में, और राजेंद्र नगर भी बहुत बदला है। 10 साल पहले कोचिंग कम थी, फैसिलिटीज कम थी, अमेनिटीज कम थे, लेकिन तब भी लोग खुश ज्यादा थे। पढ़ाई ज्यादा आराम से कर पाते थे। टेंशन पढ़ाई की थी, बाकी चीजों की कम थी। आई थिंक अब बच्चों में बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग लेयर्स पे प्रेशर है। तो राजेंद्र नगर थोड़ा सा, ये कह सकते हो ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग ज़्यादा हो गया है। मतलब आप मेन रोड पे चलो तो इतनी दुकानें हैं कि ऐसा लगता है गुड़गांव ही पहुंच गया है इंसान, है ना। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। जिन जिन जगहों पे बच्चों को दिक्कतें हैं उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। घर बहुत महंगे हो गए जहाँ तक मुझे सुनने में आया। अ, ठीक है, राजनगर मतलब अभी भी वो इसेंस सेम ही है, लेकिन बच्चे बदल गए, कोचिंगें बहुत सारी आ गई, फैसिलिटीज बदल गई, बस चल रहा है। तो सर, आपकी कोई फेवरेट कोई स्पॉट या फिर कोई फेवरेट फूड यहाँ का जो आप अभी भी वहाँ पे स्टिक हो? ये ना शंकर रोड पे, हाँ जी। शंकर रोड पे वो बैस्किन रॉबिन्स के पास वाला एक वो पेड़ है। उस पेड़ के पास ना एक वो चाय की दुकान है। कुछ खास नहीं है, कुछ फैंसी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे रेडी पे चाय बनाते हैं और वहीं पे हम जमीन पे बैठ के चाय पीते हैं। और वो बन मस्का बिल्कुल उसको टोस्ट करके उसमें एक बन मस्का में वो 1550 किलो बटर डालता है। तो वो अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा मेन मार्केट से दूर है तो थोड़ा मतलब बैठने की जगह मिल जाती है, मुझे अच्छा लगता है। यहीं पास में किताब करके एक कैफे टाइप है, तो लोग अच्छे हैं, अच्छी कॉफी मिल जाती है कभी कभी, तो अच्छा है। मतलब 2-3 चीजें हैं, सेम ही है। वो एक छोले कुलचे वाले थे ड्यूक के सामने, मतलब बहुत ही कम होते हैं लोग जो छोले कुलचे में फ्राइड आलू देते हैं, हाँ, तो वो देखा है। फ्राइड आलू देता है। तो मैं हमेशा उससे बोलता हूँ कि 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, अब थोड़ा ज्यादा आलू ज्यादा दे आलू दो। दे दो। तो अभी अभी भी देख के मेरे को मुंह बनाता है कि आ गया है, अब मेरा सारा फ्राइड आलू खत्म कर आलू देगा। आलू ज्यादा ले लो। तो वही चल रहा है। नाले के बगल में छोले कुलचे खाना,
तो राजनगर की बात ही कुछ और है, तो है। तो सर अतीश माथुर सर को सब जानते हैं और आपने बहुत लोगों को गाइडेंस दी ऑफ कोर्स, और बहुत सारे आपकी गाइडेंस से ऑफिसर्स बने हैं, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन थी वो मैं जानना चाहती हूँ। एक, आप 8 6 7 साल तो हो गए कम से कम। एक बच्चा था प्रतीक राव, ओके। बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस के बावजूद पढ़ाई करता था। बाजीराम के दिनों की बात है। और मतलब मैं तब भी थोड़ा सा मेंस को स्ट्रक्चर लेके पढ़ाता था, मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ाता था। प्रतीक ने आईआईटी आईएम, बिल्कुल टिपिकल आईएम कैलकाटा का पास आउट प्रतीक थे। और क्लास के बाद आके एक बार मुझे बोले कि सर आप जैसे पढ़ा रहे हो ना, अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है। एंड वी केप्ट इन टच, कुछ साल लगे उनको। फाइनली उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, अभी वो आईएएस हैं मध्य प्रदेश में। बट बच्चे आपको सिखा देते हैं कि आप सही पढ़ा रहे हो कि नहीं। हमारी हमारे लाइन ऑफ वर्क में हमको या तो हमारे सीनियर सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है, या हमको बच्चे सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है। बस सीखने वाला बनना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने बच्चों से सीख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, करंट सबसे ज़्यादा उनको समझ में आता है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, एग्ज़ाम में क्या गैप्स हैं। अगर आप अपने आँख कान खुले रखो तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो मुझे तो सिखाया ही बच्चों ने, और मैं सिखाता ही बच्चों को हूँ। मतलब मेरा हमेशा से यही रहा है कि कुछ बच्चे याद रह जाते हैं। एक आरोग्य करके एक और स्टूडेंट था, अभी वो रेलवेज में है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, इवेंचुअली उनका भी हो गया। तो काफ़ी मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, अब तो खैर ठीक है, थोड़े बच्चे जानते हैं तो रिजल्ट्स वगैरह है। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फिर वो, जब वो एक दो बच्चे बता देते हैं तो मतलब उनका पहले एक दो रिजल्ट आते हैं, तो पहला प्यार तो यादगार होता ही है। तो वो पहले 2 3 रिजल्ट आपको हमेशा याद रहते हैं। अम, अभी हाल ही रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, डॉक्टर शिविन। उनसे थोड़ा बहुत रेफरेंस रहा है। ही इज़ बीन वेरी काइंड इनफ कि थोड़ा सा मैंने आपका मटेरियल वगैरह देखा था, वेरी जेनरस दैट वे। बट जब डॉक्टर शिविन जैसे मतलब इतना अच्छा इंसान बोलता है कि नहीं सर सही पढ़ाया था या नंबर आते हैं, तो जेन्युइनली अच्छा लगता है। तो यही है मतलब, मैं थोड़ा मार्क्सिस्ट टाइप का आदमी हूँ। मतलब वो एक्स वाला नहीं, एस वाला, कि नंबर आने चाहिए। अगर नंबर आ रहे हैं तो फिर हम सही काम कर रहे हैं, बिकॉज ये फोकस कभी लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप एग्जाम देने आए। नहीं तो ये ज़िंदगी बहुत लंबी है। राजेंद्र नगर में आदमी राजेंद्र नगर का होके ही रह जाता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। पर सर ये चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आप ये बोल रहे हो कि बच्चों से ही आपने सीखा है और हाँ। बच्चों से ही पढ़ाना सीखा है, सो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपने स्टूडेंट्स से, कुछ उनकी हैबिट हो गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में अडेप्ट करी है बच्चों से, किसी भी स्टूडेंट से? मतलब एफिशिएंसी क्या होती है वो आप बच्चों से सीखो। मेरा ये थोड़ा सा मानना है कि ये एग्ज़ाम की तैयारी, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम उस करियर का एक ट्रेलर है। अगर आपका जॉब एज ए सिविल सर्वेंट मल्टीटास्किंग का है, आपको 4 5 चीज़ें संभालनी है, तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कैसे चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे याद है काफ़ी बच्चों को मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर सम टाइम जब न्यूज़पेपर की नब्ज़ पकड़ लेते हैं वो, तो वो संडे को बैठते हैं और संडे को मंडे से लेके संडे तक का न्यूज़पेपर एक बार में पलटते हैं। क्योंकि अगर कोई अखबार में न्यूज़ मंडे को आई है, उसका रेलेवेंट आर्टिकल तो वेडनेसडे थर्सडे को ही आएगा। तो आप वो एफिशिएंसी पकड़ लेते हो, आप वो सिस्टम पकड़ लेते हो। फिर वो मैंने भी अडॉप्ट किया, और उससे आप काफ़ी एक्चुअली तैयारी स्ट्रीमलाइन मतलब हो जाती है। ये शायद बिगनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म दिस मेक्स अ लॉट मोर सेंस मेरे हिसाब से। सो सर पहले आप लॉयर थे, हाँ। देन एजुकेटर, सो ये कैसी आप ट्रांजिशन कैसे रहा?
और लॉयर बनने के पीछे क्या था आपका, और देन एजुकेटर बनने के पीछे क्या क्या मोटिव था My आपका? parents come from very technical fields. My father is an MSc in physics and retired from the army. My mother is an MSc in chemistry, and initially she used to have her own business, and then she got into the education line. तो मेरे लिए एजुकेशन कहीं ना कहीं जीन्स में रहा है, बिकॉज माई फादर इवेंचुअली वॉज ऑल्सो इन द आर्मी एजुकेशन कोर. माई मदर हैंडल्ड schools and principalships and administrations all her life. तो कहीं ना कहीं जेनेटिक रहा है. और सीए नहीं करनी थी, साइंस के मैं लायक था नहीं. ऐसे क्यों कह रहे हो सर? अरे आर्ट्स उस समय समाज को बहुत बहका बहका सा लगता था, तो फिर एक रीजनेबल ऑप्शन लॉ बच जाता है. और दो तीन किताबें पढ़ ली थी, दो तीन टीवी शोज देख लिए थे, फिर कहा था बस अब यही जिंदगी है. तो दैट्स हाउ. कौन सा टीवी शो ऐसा देखा था? एक यूएस टीवी शो हुआ करता था बॉस्टन लीगल करके, अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग था. अब तो खैर नहीं आता. बहुत अब तो एक अच्छा था. सूट आया सूट्स जैसे सूट्स जो अभी मॉडर्न डे है, वो उस टाइम पे बॉस्टन लीगल हुआ करता था. द प्रैक्टिस हुआ करती थी. किताब थी टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली. तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल किताबें रही. तो कहा कि चलो लॉ ही कर लेते हैं. और इवन टीचर बनने के बाद भी लॉ छूटा नहीं, बिकॉज अभी भी ऑन एन एवरेज साल के 10 से 12 केसेस तो यूपीएससी बच्चों के हो ही जाते हैं. एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि हम वो केसेस प्रो बोनो लेते हैं. और अगर सीनियर लॉयर्स हमें एंगेज करने पड़ते हैं, जो इन्वेरेबली हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने टाइम सेंसिटिव केसेस होते हैं. मेरी मेरी शक्ल देख के तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे ही नहीं. तो यू हैव टू हैव द स्टैंडिंग ऑफ अ सीनियर लॉयर बिफोर अ कोर्ट. तो कई बार दोज थिंग्स ऑल्सो यू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. बट जब आप हो ही इस इंडस्ट्री में, जब आप मतलब इंडस्ट्री की जब आप हो ही इस सिस्टम में, तो आप सिस्टम के लिए ही करोगे. मतलब एक एक तो चल रहा है, तो काफ़ी ये 4-5 सालों से चल रहा है. तो इन्वायरमेंट के कुछ केसेस होते हैं, कुछ डोमेस्टिक केसेस होते हैं, बट जनरली ज़्यादातर बच्चों के ही केसेस होते हैं. एडमिट कार्ड रुक गया, सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, डिग्री वैलिडेशन का इशू है, वो 2-4 चीज़ें चलती रहती हैं. तो बस वही चल रहा है. तो सर एक और चीज मुझे पूछनी थी कि आप, यू आर वेरी यंग हाँ. बाय एज, तो सर वो पर आप छुपाते क्यों? लाइक व्हाई डोंट यू कलर अपने हेयर, जो आजकल की जनरेशन करती है? इवन आई कलर माय हेयर. In medicine, law and teaching, no hair or gray hair is the mantra for success. अच्छा, मतलब ऑल्दो, बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड से रहे, तो एलकेजी यूकेजी ज़्यादा नहीं रहा. तो वी वेंट टू कॉलेज अर्ली. कॉलेज जल्दी ख़त्म हो गया, तो फिर आगे की पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई, तो यूपीएससी का साइकिल भी जल्दी ख़त्म हो गया. तो पढ़ाना हमने बहुत जल्दी 23-24 की उम्र में ही शुरू कर दिया था. 22-23 की उम्र में थोड़ा 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 करके. तो जब 10 साल के ऊपर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो टाइम बहुत हो गया. लेकिन अभी भी वो एज ब्रैकेट थोड़ा सा यंग ही है, तो थोड़ा सा रेलेवेंसी फैक्टर मेंटेन हो जाता है कि मतलब मुझे आज भी फर्क पड़ता है कि अखबार में क्या है और एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं. ये तो जनरली क्या होता है कि जो बहुत सीनियर टीचर्स होते हैं, दे हैव एक्सेलेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. और क्योंकि इतने सीनियर हो जाते हैं, तो उनके पास शायद समय नहीं मिलता है कि जो करंट पैटर्न है उसको गेज कर सके. जो बहुत ही यंग टीचर्स होते हैं, उनका रेलेवेंसी क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनको एग्जाम की नब्ज पता होती है. लेकिन सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा, वो जो एक ठहराव है, वो जो नुआंस है, वो बनने में 2-3 साल लग जाते हैं. तो आई थिंक वी आर इन अ गुड स्वीट स्पॉट. ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का रेलेवेंस है, तो उसी में कट रहा है. तो मतलब बट एज फैक्टर जो आप पूछ रहे हो, अब वो शक्ल ही है, सीधी है. सर अब मैं गया था एक बार डाई कराने के लिए, और डाई कराने के बाद जो मैं फनी लगता हूँ, सुरक्षित काले मेरे बाल वैस्मॉल ने किया कमाल, ये हो ही नहीं पाएगा मतलब मेरे से. तो मुझे तो काफी मुश्किल लगता है. तो खैर. ठीक है सर, तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे बच्चे आ गए हैं, आई मीन स्टार्ट अपनी जर्नी, यूपीएससी की जर्नी करने, ओआरएन. हाँ. अब दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. उन बच्चों को क्या आप टिप्स दोगे?
देखो, सरकारी एग्जाम की तैयारी निकिता सरकारी तरीके से होती है। इसमें कुछ फैंसी तरीका नहीं है, इसमें कुछ एक्स फैक्टर नहीं है। आपके 3-4 बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक सच्चाइयां हैं इस एग्जाम की। अगर सरकारी एग्जाम है तो सिलेबस होगा ना। सिलेबस तो देखो एक बार। पहला सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यूज। सिलेबस पढ़ना सीखो, पीवाईक्यूज समझना सीखो। उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम 2 सोर्सेज, जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम 1 सोर्स, एक अखबार, एक मैगजीन। इसको घिसते रहो 1 साल भर, कंसिस्टेंटली घिसते रहो 1 साल भर। यू हैव वेरी गुड शॉट टू क्लियर दिस एग्जाम। मतलब जो हम नंबर्स देखते हैं जनरली कि अरे 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर लिया, 6 लाख मतलब लुढ़कते पुढ़कते पहुंच गए कि हम प्री का एग्जाम देंगे, ऑन एन एवरेज आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो मेरे हिसाब से 1 लाख लोगों के ऊपर का नहीं है जो प्री में बैठते हैं। उन 1 लाख लोगों में से आपको 15,000 बनना है ताकि आप मेंस लिख सको। तो 1 लाख लोगों में अगर 15,000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है मेंस के लिए, तो इतना खराब रेशियो नहीं है। देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज टू दिस एग्जाम। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि ये एक आसान एग्जाम है, और मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि इस एग्जाम से जिंदगी बदल जाएगी। बट एक बार आपने ये एग्जाम लिखने की ठान ली और आपने कहा कि नहीं मुझे ये एग्जाम लिखना है, आपको इसे एक एकेडमिक एक्सरसाइज लेके लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है कि यही बच्चे जब 11th-12th में रट रट के 98% लाते हैं, यहाँ इनको हड़प्पा मोहनजोदड़ो याद करने में मतलब पुश्तैनी आत्मा ही इनकी जाग जाती है। स्किल सेट तो सेम ही है ना, आप अपने रूट्स क्यों भूल रहे हो? तो बेसिक फंडा इस एग्जाम का वही है, बेसिक फंडा इस एग्जाम का बहुत सरकारी तरीका ही है। तो मेरा टिप यही रहता है जनरली कि एक आध लोगों से बात कर लो, एक तरीका अपना लो, और एक बार एक तरीका अपना लिया तो उसको कर लो। डोंट चेंज योर कोर्स वेरी ऑफन। एंड आप बिल्कुल सही कहते हो कि अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है। कम इंफॉर्मेशन होती है ना तो आदमी इंसान थोड़ा सा ज्यादा संभल लेता है। आज मतलब जितने यूपीएससी के वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उतने अगर आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स जोड़ लो तो मतलब उतनी शायद बॉलीवुड के फिल्मों के घंटे नहीं होंगे साल के, है ना। मतलब हर हफ्ते हर टीचर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता ही बनाता है। टॉपर्स ये इसी पे ही मैं आने वाली थी कि इतनी सारे जो कंटेंट है ये, आई मीन बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो किस पे बिलीव करे किस पे नहीं करे, क्या फॉलो करे, यही देखो, कंफ्यूजन आ जाता है। मतलब मेरा बहुत सिंपल हिसाब किताब ये है कि जिनके रिजल्ट नहीं निकलते वो बोलते हैं टॉपर बिका हुआ है है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ये एग्जाम निकाल रहा है और वो आपको अपना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो वो करेंगे। आजकल टॉपर्स इतने सेल्फ अवेयर हो गए कि वो ब्लॉग्स लिखते हैं, न्यूट्रल चैनल्स पे भी स्ट्रैटेजी देते हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने नोट्स रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ गिविंग बैक, एंड टीचर्स ऑल्सो जनरली विल गिव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मतलब अगर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत बच्चे आते हैं कि हम लॉ ऑप्शनल ले लें, लॉ ऑप्शनल ले लें। कि तुमको पॉलिटी अच्छी लग रही है तो लॉ ऑप्शनल तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा। मतलब लॉ ऑप्शनल करने के लिए तुमको लॉ से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए और वो 6-8 महीने घिसने की ताकत होनी चाहिए। वो नहीं करोगे तो लॉ ऑप्शनल में नंबर नहीं आएंगे। मुझे पैसा कमा के दे दोगे लेकिन तुम्हारा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। मतलब दैट काइंड ऑफ अ मॉरल कंपास शुड ऑलवेज बी देयर। तो आई थिंक टीचर्स ऑल्सो, अगर कोई क्लिक बेट के लिए कर रहा है ना तो वो शायद स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी। कोई बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा है, ठहराव से कर रहा है, तो सही ही बताता है जनरली। बिकॉज एनीबडी हु इज गॉन थ्रू दिस एग्जाम, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो कोई भी हो जो शायद एग्जाम लिख भी रहा है। आजकल तो आपको गाइडेंस उन लोगों से भी मिल जाती है जो 3-4 साल से ये एग्जाम लिख रहे हैं, दे स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इट। इतनी समझ उनको भी आ गई है। अगर वो भी आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि दे हैव अ स्किन इन द गेम, उनको समझ में आता है कि जो हमारे साथ हुआ है वो शायद बाकियों के साथ ना हो, या जो गलतियां हमारे साथ हुई है वो शायद
नहीं हो दोबारा, लोग वो सेम गलतियां ना करें, तो मतलब वही है। सर मैंने कहीं पढ़ा भी था, एक एंटरप्रेन्योर ने लिखा था कि अगर मेरे को किसी से गाइडेंस लेनी हो तो मैं किसी ने सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, मैं उससे गाइडेंस नहीं लूंगा, रादर आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन हु हैज फेल्ड मेनी बिजनेसेस. सो इज इट ट्रू, एंड इफ यस देन हाउ? वी आर एन इंडस्ट्री ऑफ फेलियर्स। इस बात पे सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है और इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग जो ये एग्जाम पढ़ा रहे हैं, जो इस एग्जाम की कोचिंग में है, हम में से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं है ना। आप जब तक इस चीज को यू आर नॉट एट पीस विद, तब आप अपने आप ही लड़ते रहोगे, फिर आप इनसिक्योर रहोगे, फिर आप परेशान रहोगे, फिर आप एक दूसरे को बोलोगे देखो वो ठीक नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं निकला, सब्जेक्ट आता है ना, अच्छे से पढ़ा लो, दैट इज मोर देन इनफ। वी आर एन इंडस्ट्री ऑफ फेलियर्स, बट आर वी नेसेसरीली एन इंडस्ट्री दैट यू शुड नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम? नो, बिकॉज देखो जैसे कैट का एग्जाम होता है, कैट में देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। कैट इज अ वेरी IQ ड्रिवन एग्जाम, it's a very intelligence driven exam. UPSC to my understanding is more of a labor intensive exam, and because it is such a prolonged exam, कब किसकी क्या किस्मत चमकी नहीं चमकी, कब किसके लिए क्या सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ, there is no right or wrong to it. तो अगर मैंने एग्जाम नहीं निकाला है तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि नहीं लेकिन मेरे को मेरा सब्जेक्ट आता है। 120 नंबर मीन्स में मैं देखता हूँ कैसे नहीं आते, 90% क्वेश्चन प्री में पॉलिटी में कैसे नहीं बनते, इतना ही बहुत है ना। बट अपने आप से थोड़ा सेल्फ अवेयर तो रहो कि नहीं, अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, अपने आप से डरो मत। दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, विच इज वाई इट्स अ वेरी इनसिक्योर इंडस्ट्री। मतलब टीचर्स आर जनरली अ लिटिल इनसिक्योर कि वो होना नहीं चाहिए कि अरे मतलब अरे वो देखो क्या कर रहे हैं, वो देखो क्या कर रहे हैं, उनको आता है, अरे देखो 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 क्या बना। अरे कोई आपको आता है, आप कर लो ना, क्या खराब। सर जैसे अभी आपने ऑप्शनल के बारे में बात करी थी, तो ऑप्शनल के बारे में मुझे पूछना है कि हाउ वन शुड चूज ऑप्शनल. जैसे आपने कहा कि अगर आपको पॉलिटी आती है तो जरूरी नहीं है कि आप लॉ लो, तो उसी तरह की सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? आई थिंक एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। अगर सपोज करो कि एक सीधी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे है आपको एक सब्जेक्ट में मैडनिंग इंटरेस्ट, तो आग बंद करके ले लो। नहीं तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहते हो कि इस सब्जेक्ट से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाए, तो वो चूज कर लो। दिस इज लाइक लव मैरिज, दिस इज लाइक अरेंज मैरिज। प्रॉब्लम क्या होता है, सब लोग बीच में कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शनल के साथ ये भी है कि मार्क्स भी चाहिए लेकिन पढ़ने में भी मजा आना चाहिए, तो थोड़ा सा मेथोडिकल होना चाहिए। आपने सिलेबस देखा, आपने इग्नू या ई पाठशाला से उस सिलेबस का एक एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, आपने टॉपर्स के ब्लॉग्स भी देखे, आपने ब्लॉग्स भी पढ़े, आपने अपने जैसे बैकग्राउंड का एक टॉपर ढूंढा, आपने बीकॉम ऑनर्स करी है सरसीसी से, आप IIT कानपुर के टॉपर का वीडियो देख रहे हो, उसके तो पढ़ने का तरीका और आप पे फर्क है। दैट मे नॉट अप्लाई टू यू। फाइंड somebody who's similar to you in a very similar ecosystem, has cleared the exam in a similar manner, तो आप रिलेट कर पाओगे। देन डू अ सिंपल रेटिंग मैकेनिज्म कि अगर सपोज 3 ऑप्शनल है तो 0 to 5 के बीच में कुछ बेसिक पैरामीटर्स में रेट करो कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जनरल मार्क रेंजेस क्या आते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टीचिंग की जनरल क्वालिटी क्या है, टाइम कितना लगता है, मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किन चीज़ों पे है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा बने वो ऑप्शनल ले लो। ये एक स्टेटिस्टिकल तरीका है, ये एक बहुत ही रैशनल तरीका है ऑप्शनल चुनने का। कोई ऑप्शनल सही नहीं होता, कोई ऑप्शनल खराब नहीं होता है, तो सब कहते हैं। बट एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों में ये जरूर हुआ है निकिता कि पहले क्या होता था कि ऑप्शनल में मार्क्स काफी वेरिएबल आते थे, अब ऑप्शनल में मार्क्स मोर और लेस सिमिलर रेंजेस में आते हैं, अनलेस इट्स अ टेक्निकल ऑप्शनल। क्योंकि यूपीएससी स्केलिंग तो करता ही है, उन्होंने एडमिट भी किया है, काफी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी है, लेकिन वो किस फॉर्मूला पे स्केलिंग करते हैं वो नहीं पता। वो बताते भी नहीं, कहते कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, हम क्यों करें और ये सब।
तो वो सारी चीज़ें तो हैं, बट इट हैज़ टू बी अ वेरी रैशनल अप्रोच, ऑनेस्टली। बह के नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल इज लाइक अ टैटू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू चेंज इट। जो आप टैटू चेंज करने जाओगे तो दर्द तो होगा ही ना, बिल्कुल। तो इट्स सर इसीलिए मैं ये चेंज नहीं कर रहा था। सो सर पूरे इंडिया में बहुत से बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो नहीं आ सकते, ORN नहीं आ सकते या अपनी जो नियरेस्ट सिटी में नहीं जा सकते. सो इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्रॉम होम, लाइक विच इज बेटर, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड? बेसिकली ये सवाल है. वो बच्चे पर डिपेंड करता है। ओके. अगर सेल्फ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप खुद से अपने आप को एक रेजिमेंटेड तरीके से दिन के 6-8 घंटे दे सकते हो, तो आई थिंक ये तैयारी ऑनलाइन भी हो सकती है। कोचिंग भी ज़रूरी है या नहीं, ये भी बच्चे टू बच्चे पर डिपेंड करता है। ओके. देखो, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं वो बहुत ही हेट्रोजेनस क्राउड है। मतलब हेट्रोजेनस क्राउड इन द सेंस, बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको शायद इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि हमारे दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपको बता देंगे कि अगला इकोनॉमिक क्राइसिस किस चीज पे होने वाला है। इस तरह का जो स्टूडेंट डाइवर्सिटी कोशंट है, ये आपको बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए इन सवालों का जवाब वन शू फिट ऑल हो ही नहीं सकता। अगर सेल्फ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं है और आपको फोमो का कीड़ा नहीं काटता है कि नहीं पूरी जनता कर रही है तो सही कर रही है, और आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हो। आजकल एवरी इंस्टीट्यूशन हैज एन ऑनलाइन ऑफरिंग। कोविड के टाइम पे पहले तो ये था कि ओनली अ फ्यू हैड, बट everyone has now cracked it. So, so in a much better way also if I may add. तो तो मतलब वो है, in that sense I think these online offerings are available. मतलब अलग अलग अफोर्डेबल रेंजेस में भी अवेलेबल है, कस्टमाइज्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आपको क्या ज़रूरत है? क्या आपको एक फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत है? क्या आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में दिक्कत है? क्या आपको सीसैट की दिक्कत है? क्या आपको आंसर्स की दिक्कत है? क्या मतलब मेंटरशिप भी काफ़ी लोगों को चाहिए होती है, क्या मेंटरशिप की दिक्कत है? क्या आपको नोट्स की दिक्कत है? आपको नोट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, तो कोई आपको नोट बना के दे रहा है, आप उस पर बिल्ड कर सकते हो। हर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, हर हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा है यहाँ पे। आजकल एआई भी आ गया यूपीएससी में, जो मेरे हिसाब से थोड़ा मामला इवॉल्विंग है। उस पर थोड़ा समय लगेगा, बट एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पेपर 4 में तो एआई से आप जो एग्जाम्पल्स छाट सकते हो, उतने हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी ना निकाल पाए, तो वो तो है ही है। तो सर मैंने कई एस्पिरेंट से ये भी सुना था कि जैसे अगर यहाँ पे ORN या कहीं भी अगर ऑफलाइन हमने जाके प्रिपेयर नहीं किया तो हमारी वो ग्रुप डिस्कशंस, कि कौन क्या कर रहा है, ये हमारा छूट जाएगा इंडिविजुअली सिटिंग एट होम एंड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. सो इज इट ट्रू? यार निकिता, मुझे ऐसा पता नहीं मेरा व्यू है। आप मतलब आई नो देयर आर डिफरेंट व्यूज टू दिस, बट आप ये देखो कि अगर ये एग्जाम थोड़ा सीरियसली देना है तो आपको अकेलेपन से प्यार तो होना चाहिए। अगर अकेलेपन से प्यार नहीं है, इफ यू डोंट फाइंड कंफर्ट इन सॉलिट्यूड, तो उस एग्जाम को जो एक क्लोजर चाहिए वो मिलेगा नहीं। आप आ जाओ, आप कोचिंग कर लो, आप स्टडी ग्रुप बना लो, आप लाइब्रेरी में पंचायत बिठा लो, आप पार्क में बैठ के देश का फ्यूचर डिस्कस कर लो, लेकिन कभी ना कभी तो कमरे में वो चिटकनी लगा के टेबल के सामने किताब खोल के या जो भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। जब तक वो नहीं करोगे तब तक ये एग्जाम नहीं निकलेगा। आप मतलब वही बात हो गई, जो केक का क्रस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या केक की आइसिंग? आइसिंग है ना कि तुमने ग्रुप डिस्कशन कर लिया, आपने मेंटरशिप कर ली, लेकिन जो क्रक्स है केक का वो तो ये है कि उसका बेस कैसा बना है। वो बेस है आपकी खुद की तैयारी, वो आपका अपने आप से कितने कंफर्टेबल हो। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है, 15 मिनट नहीं बैठा जाता, वो धीरे धीरे 15 का 30 मिनट होता है, 45 मिनट होता है। दुनिया भर में लोगों ने टेक्निक बनाई कि 25-25 मिनट बैठो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 का 40 मिनट होगा। किसी ने नहीं बोला कि 8 घंटा एक स्ट्रेच में समाधि लेके बैठो। वो हो ही नहीं सकता, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। मतलब वो एक रॉन्ग एजुकेशनल गाइडेंस भी है।
लेकिन अगर आप 45-40 मिनट 50 मिनट एक स्ट्रेच में फुल कंसंट्रेशन से कुछ पढ़ रहे हो और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, आपके सर में दर्द होगा 50 मिनट में, क्योंकि आपने इतने इंटेंसली पढ़ा है। वो इंटेंस जो आपको, वो आजकल वर्कआउट में नहीं आता है HIIT, हाँ, हाँ, हाई इंटेंसिटी IT वर्कआउट, workout, yeah. तो वो हाई इंटेंसिटी स्टडीज वही होती है ना। अच्छा। वो करो 10 मिनट का ब्रेक लो, वो करो 10 मिनट का ब्रेक लो, तो ये सारी चीज। तो सर जैसे अगर अगर किसी को फिर भी किसी ने मन बना लिया और उसको ऑफलाइन ही चाहिए एंड द पर्सन इज इन डिफरेंट सिटी, तो ऐसा है कि कोटा में भी है आजकल, तो ठीक है, पटना में भी है और यहाँ ORN में भी है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि ORN में ही उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी। सो इज इट ट्रू? एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, राजेंद्र नगर में आप सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं आ रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आप माहौल के लिए भी आ रहे हो। इस माहौल में पढ़ाई भी है, इस माहौल में आशिकी भी है, इस माहौल में थोड़ी ऐसे घूमना फिरना भी है, सब कुछ इस माहौल में पैकेज इंक्लूडेड है, जो मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए सही नहीं है। जो टीचर्स आपको राजेंद्र नगर की ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, इनवेरिएबली वो टीचर्स आपको वहां पे भी रीजनल सेंटर्स में भी पढ़ाते हैं, इनवेरिएबली जितना पॉसिबल होता है। और उन्हीं टीचर्स के लाइव क्लासेस आप वैसे भी देख सकते हो, और उन्हीं कोचिंग के आप ऑफलाइन सेंटर में जाके डाउट भी पूछ सकते हो। तो जो जो सोशलाइजेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मतलब आपने हालत देखी है, 15-20 हजार रुपए कमरा, उसमें 4 लोग रह रहे हैं, आप हाथ पांव स्ट्रेच नहीं कर सकते, नेचुरल सनलाइट नहीं, बच्चा पढ़ेगा कैसे? मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ कि अरे 2 मेट्रो स्टेशन दूर रह लो भाई, कम से कम एक खुले कमरे में रहोगे, हवा आएगी, वो 5,000 रुपए बचा के एक अच्छी चेयर टेबल कुर्सी खरीद लोगे, थोड़े यू विल हैव समबडी टू हेल्प यू ईट होम कुक्ड फूड। जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इनवेरिएबली कभी भी, जो गंगाराम है अपना इधर, उसका एक पार्ट पब्लिक है एक पार्ट प्राइवेट है, जो इमरजेंसी पार्ट है वो पब्लिक है। आप ऑन अ मंथली बेसिस एक बार चेक करो कितने राजेंद्र नगर के बच्चे ऑन अ मंथली बेसिस विद एन अपसेट स्टमक या फूड पॉइजनिंग या फ्लू या जो भी ये इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड डिजीजेज हैं, चाहे वो एयरबॉर्न हो गई, वाटरबॉर्न हो गई, फूड बॉर्न हो गई, कितने मतलब महीने में जाता है, बी शॉक्ड। मतलब काफी किस्से तो बहुत है, तो मतलब चलता रहता है। तो सर कितना एक्सपेंसिव पड़ता है अगर बच्चा ORN में रह रहा है, रहने आ गया? अगर आप एक इंडिपेंडेंट रूम लेते हैं तो कहीं ना कहीं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, ऑन एन एवरेज 12 से 15 हजार रुपए तो लगेगा ही। अगर आप 15 हजार, तो मुझे बेर मिनिमम एक सिंगल रूम का तो लगता है होगा ही, एक ढंग का कमरा। उसमें आप 5,000 रुपये खाने का जोड़ लो, आप 20,000 रुपये हो गया। अनदर 5,000 फॉर मे बी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जोड़ लो, 25,000 हो गया। अनदर 5,000 अ मंथ फॉर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, किताब कॉपी खरीद ली, कोई टेस्ट वेस्ट खरीद के आ गए, कहीं चले गए, कुछ खा लिया बाहर, जो भी 30-35 हजार रुपये तो लगता ही है। जो मेरे हिसाब से आप 20,000 रुपये में और प्यार से बहुत आराम से रह के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अ पार्ट ऑफ दिल्ली कॉल्ड द्वारका। द्वारका में बहुत सारे ना ऐसे सर्विस, जो लोग ऑफिस जाते हैं, बिल्कुल दिल्ली का एक ही पार्ट है द्वारका जहाँ पे यू हैव प्रॉपर सोसाइटीज, तो पार्क्स बड़े बड़े हैं, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, तो प्रॉपर वर्किंग क्लास फैमिलीज वहाँ पे बहुत रहती है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं सड़क पे चल चल रहा हूँ, कोई आके मिलेगा नहीं, इतने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आप थोड़ा दूर रहो, नोएडा रह लो, द्वारका रह लो, थोड़ी एक अच्छी सोसाइटी में ले लो, 10-15 हजार रुपये में आपको क्या घर मिल जाएगा। वो 1 घंटा जो मेट्रो है, उस 1 घंटे में आप अखबार खत्म कर लो, या कुछ हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का पॉडकास्ट सुनते हुए चले जाओ, या मेंटली केस स्टडी सॉल्व कर लो। तरीके बहुत है, आपको रहना आना चाहिए। क्योंकि आप कोचिंग से, अग्रवाल स्वीट्स में अगर आपने एक बढ़िया सा कमरा लिया है जकूजी के साथ, वहां तक पहुंचने में भी आप हंसते खेलते मिलते मिलाते आपको लगेंगे तब भी 45 मिनट। 45 मिनट में तो आप दिल्ली में कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ।
आपको टाइम बचाना आना चाहिए। तो बेसिक गेम तो यही है। सर अब इतने सारी स्ट्रगल, ठीक है, ऊपर से आपने जिस जिस तरीके से यहाँ की लाइफ बताई है, खाना अच्छा नहीं मिलता है या जो भी है, इतनी सारी चैलेंजेस होते हैं, बहुत चैलेंजेस। उसके हाँ उसके बाद सर पढ़ाई, ऑफ कोर्स इतना वास्ट सिलेबस, तो सर मेंटल हेल्थ जो है जिस पे कोई बात नहीं करता एंड विच इज वेरी फ्रेजाइल, तो उस पे कैसे काम करे, एंड वन शुड नो कि हाँ यार मेरी मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है। कभी कभी उनको पता ही नहीं चलता। हाँ, मतलब एक तो the two very important things that you raised, कि यहाँ पे बच्चे पे जो प्रेशर है वो सिर्फ पढ़ाई का या रहने का नहीं है, उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें। आज से 2 साल पहले तकरीबन रात के 1:30-2 बजे मेरे को एक बच्चे का एकदम पब्लिक नंबर पे से बिल्कुल परेशान फोन आया। वो पटेल नगर के चौराहे पे था। सर मुझे गोली लगी है, मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या? समझ ही नहीं आया। मैंने कहा प्रोसेस ही नहीं किया। कहते सर वो मैं जिम में था, किसी बात पे किसी से लड़ाई हो गई, तो कोई लोकल आए और उन्होंने मेरे को गोली मार दी पेट में, आत पार। वो सड़क पे खड़ा है, दूसरे हाथ से फोन कर रहा है। मैंने कहा कुछ करके, कैसे करके ऑटो ले, जो ले, बाइक ले, किसी से लिफ्ट मांग, और सामने ही BLK है, वहां पहुंचो। मुझे 25-30 मिनट लगेंगे, मैं जहां से भी आ रहा हूँ पहुंचते में। मैंने ये यहां तक देखा है मैंने, मतलब लैंडलॉर्ड्स, आप 8 रुपए यूनिट है, वो तो 10 रुपए यूनिट ले रहे हैं। मुझे बच्चे गिना दो जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड ने वापस किया। कोविड के टाइम पे राजेंद्र नगर के लैंडलॉर्ड्स ने जो हाल किया राजेंद्र नगर के बच्चों का, मतलब कई बार तो थैंकफुली यहाँ पे SHO साहब थोड़े सपोर्टिव है, तो मतलब हर 15-20 दिन में मेरी एक हाजिरी हो जाती है कि साहब क्यों, क्योंकि आपने कहा मैं 10,000 रुपए दूंगा, आपने 10,000 रुपए दे दिए। कोई घूमता घूमता आया 2 महीने बाद कि मैं आपको इस कमरे के 12,000 रुपए दे दूंगा, कोई ब्रोकर दूसरे पकड़ के ले आए। आपका रेंटल एग्रीमेंट 10 महीने का, 11 महीने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन में खाली करो। अभी लास्ट महीने की बात है, लास्ट मंथ की बात है, बच्चे थोड़ा अपना शाम को कमरे में बैठ के वीडियो गेम वगैरह खेल रहे होंगे कंप्यूटर पे। 3-4 बच्चे कमरे में रहते थे, तो डरते डरते उस बच्चे का फोन आया, उनका लैंडलॉर्ड आया, यही राजनगर की बात है, बेल्ट से मारा है उस बच्चे को। मतलब तो सर इन चीजों को कोई रेज या इस पे बात क्यों नहीं करता? यहाँ पे कोई मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता ना, प्रॉब्लम तो ये है, वो कितना लड़ लोगे। मुझे इतने नॉलेज नहीं है, पर RWA या कोई कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है तो ये रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस जो हैं, दे आर मेंट फॉर लैंड ओनर्स। ओके। जो स्टूडेंट्स के जो राइट्स हैं एज टेनेंट्स, ये बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर है। आधे लैंडलॉर्ड्स तो रेंट कैश में लेते हैं, आधे लैंड ओनर्स तो चेक में लेते नहीं है रेंट, उनके लिए तो दिखाना पड़ेगा। आप अगर एक्चुअली करने जाओ तो आधी कंस्ट्रक्शन राजेंद्र नगर की इलीगल है, आधी कंस्ट्रक्शन इलीगल है। कहीं रेजिडेंस बनाए, कहीं कमर्शियल बनाए, कहीं कुछ बनाए, तो कहीं ना कहीं मतलब कमरे में कमरे बांटे गए हैं। मतलब चलो आप पैसा ले भी रहे हो तो कम से कम एक तमीज का गैस दे दो, एक कूलर दे दो, अगर आप किसी बच्चे ने एसी के पैसे दिए एसी दे दो। मतलब वो रोना निकाल देते हैं बच्चों का एसी ठीक करा, मतलब इतना, मतलब एट द सेम टाइम देयर आर सम वेरी गुड लैंडलॉर्ड्स आल्सो। कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग नहीं भी हैं। जैसे दुनिया में होता है, अच्छे लोग होते हैं, नहीं भी लोग होते हैं, उस तरह से। बट इस चीज में मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इन चीजों में थोड़ा सा फाइनेंसिस देखना पड़ता है, एंड जनरली साल में एक काफी चंक इन लीगल चीजों में लग जाता है। तो अब थोड़ा सा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एटलीस्ट एक क्लिनिक टाइप, एक सेंटर टाइप बना दिया जाए राजेंद्र नगर में,
मतलब किसी को अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है, किसी को कोई लैंडलॉर्ड इशू है, किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू है, कई बार थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज भी बहुत होते हैं, अच्छा। स्टॉकिंग के बहुत इश्यूज होते हैं। अब मतलब कई बार क्या होता है, दिस हैपेंस अ लॉट विद मेल स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पे होते हैं, कोई फेक प्रोफाइल में उनसे बात करता है एंड दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, फिर उनको वो ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरे महीने के 3-4 कॉल तो इसी में जाते हैं साइबर को, कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो मतलब ये मेरा ड्रीम है कि एक 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 सेंटर हो जिसमें मतलब यू हैव इन एक मेरे पास कंप्लेंट्स आ जाए, फिर उनको हम फॉलो अप करें, उनको परस्यू करें, कोशिश करते हैं अभी। मतलब टारगेट यही है कि इस साल के एंड तक कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया है। नहीं मतलब सर, इंडिविजुअली कितना ही कर पाओगे आप, मतलब नहीं पर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे चीजें फेस कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इतने वास्ट सिलेबस तो आप साइड में ही कर लो, आप लाइफ हाँ में स्ट्रगल करने लग रहे हो। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको लाइफ ही में स्ट्रगल करना है तो ये एग्जाम तो कैसे ही निकलेगा ना। आप देखना ज्यादातर लोग जो ये एग्जाम निकाल रहे हैं, ज्यादातर लोग एग्जेप्शन हटा के, वो घर में रह के निकाल रहे हैं। वो 1 साल दिल्ली आ भी जाते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। अब जब वो घर चले जाते हैं तो बड़े आराम से वो घर में पढ़ते हैं, उनका खाना पीना इज टेकन केयर ऑफ। चाहे तुम घर में 3 बजे सो रहे हो क्योंकि तुम रात तक पढ़ रहे हो, और फिर तुम दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, लेकिन यू आर गेटिंग नरिश्ड फूड, वेरी वेरी नरिश्ड फूड, यू आर गेटिंग यू हैव द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर लव्ड वंस। तो 2-4 चीज चीजें। की टेंशन नहीं है कि आलू प्याज खत्म हो गए। हाँ हाँ हाँ, कपड़े नहीं धोने हैं, आलू प्याज खत्म हो गए, वो बिजली नहीं आ रही है, मोटर सुबह 4 बजे करके चलाना है, मोटर जल गया तो फिर और डांट पड़ रही है। तो मतलब एक तो हमें ये एग्जाम ग्लोरीफाई, मतलब प्रेपरेशन को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि माहौल है, सिस्टम है। और मैंने इतना होने के बावजूद भी मैंने अच्छे से अच्छे बच्चों को देखा है कि वो 1 साल तो आते ही, क्योंकि फोमो है। आप इस देश में परिवारों को कितना भी समझा लो कि भाई वॉक्सवैगन बड़ी सेफ गाड़ी है, स्कॉडा बड़ी सेफ गाड़ी है, वो लेंगे तो मारुति ही। तो दैट इज कॉल्ड अ फोमो कॉम्प्लेक्स। जब दुनिया कर रही है तो हमें तुमको ज्यादा क्या आता है। सर मैंने भी मारुति ली। हाँ मतलब इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम कॉस्ट, बट देयर विल बी अ रिलायबिलिटी फैक्टर। इसी में कि सब बोलते हैं कि टिकाऊ हाँ है। सब टिका हुए। मैं मारुति के बोनेट पे बैठ जाता हूँ, वो स्कूटर बन जाती है। मतलब इट्स पैसे दुखेंगे मेरे को। तो मतलब एंड उसके बाद मैंने मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब उनके भाई बहन आके तैयारी करते हैं, वो भी आगे राजनगर में तैयारी करते हैं, 4-5 महीने क्लास करते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि भाई जितनी जरूरत थी मेरे को जिन सब्जेक्ट्स में वो हो गया है, अब मैं अपना कमरे में माहौल बना के पढूं। तो वो करते हैं। सर कई एस्पेक्ट से तो मेरे को मैंने ये भी सुना है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे वो माहौल भी नहीं बनता। माहौल क्या है? आई मीन कुछ शोर हो रहा है हाँ मतलब ये माहौल क्या है? मतलब मैं जनरली लोग माहौल माहौल माहौल, बट ये माहौल क्या है? क्या माहौल ये है कि आप अपने 4 दोस्तों के साथ शाम को दिन का अखबार डिस्कस कर रहे हैं? क्या माहौल ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साइकिल सिंक कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई चल पार्लियामेंट हम चारों लोगों ने पढ़ लिया, अब एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, तो टेस्ट दे दो ना भाई। करंट अफेयर्स डिस्कस करना है तो वो डेली आ जाता है ना आजकल, तो सब कुछ उतना ही तुमको चूल्हे तो कर लो ना। मतलब माहौल आई थिंक इज अ लिटिल ओवररेटेड, बट इट इज ऑल्सो द ह्यूमन कंडीशन टू बी सोशलाइज्ड। तो हम अभी कितना भी ज्ञान दे दे, हम भी तो आए थे नरेंद्र नगर, करी थी यही पढ़ाई करी थी ना। अब हमको लगता है कि नहीं शायद जरूरी होता, नहीं होता। वो सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम। फॉर सम पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम पीपल लाइक रेजिमेंटेड, कि हम सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, बाल कंघी करेंगे, बस्ता डालेंगे और सुबह 8 से 10:30 बजे क्लास करेंगे। उसके बाद मेरी क्लास खत्म होगी, फिर मैं 1 घंटा ब्रेकफास्ट करूंगा, अखबार पढ़ूंगा, और फिर 11:30 बजे से लेके मैं लंच तक पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटा सोऊंगा, फिर मैं शाम को लंबा खींचूंगा। किसी के लिए वो रूटीन बहुत जरूरी है। कोचिंग इज अ लॉट लाइक अ जिम। मीठा नहीं खाते हैं, हर दिन कसरत करते हैं, अपने आप वेट लूज होगा ना। ये तो ब्रह्म ज्ञान है, सबको आता है, लेकिन हुआ तो नहीं, तो फिर जिम जाना पड़ता है।
वो जिम में 10 लोगों को देखते हो आप, लगता है हाँ ये सही है, Motivation हाँ होती है क्योंकि कोई टेक्निक होगी. अल्टीमेटली देयर आर टेक्निक्स, बट द बेसिक इज द सेम. Going to a coaching and going to a gym is more or less the same thing. It's just that coaching is a little more nuanced. ये एग्जाम थोड़ा सा ओपन एंडेड है, और जितना ही एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होता जाएगा उतना बच्चों में फियर और होता जाएगा, मेरे ख्याल से. वो सर, व्हाट इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स? आपसे सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा सवाल पूछा है? सर इसके अलावा कुछ और पढ़ना है क्या? कि मतलब सर इसके अलावा कुछ और, बस इतना हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा. मैंने कहा हो जाएगा, पहुंच जाएंगे. मतलब ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द ईयर. मतलब जनरली क्या होता है कि इस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड सवाल ज़्यादा आएंगे कि ऑप्शनल कैसे चूज करें, टाइम टेबल कैसे सेट करें. फिर एंड हम लोग के साथ क्या है कि हमारा कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ 12 महीने की नौकरी है, क्योंकि हमारे लिए तो जो नया बैच आ रहा है, पुराना बैच प्री भी तो लिख रहा है, फिर वो पुराना बैच मेंस भी तो लिख रहा है, फिर उसको इंटरव्यू की भी तो तैयारी करानी है. फिर देन द सेम पर्सन, अगर लेट्स से हो गया तो ठीक है, बट इफ इट डजंट वर्क आउट देन द पर्सन इज राइटिंग अगेन. सो फाइन ट्यूनिंग कि तुमने यहाँ गलती करी थी, तुम इसको ऐसे ठीक कर दो, तुम्हारे आंसर में ये चीज़ें नहीं थी, इस तरह का अप्रोच ट्राई करो, इस तरह की डेप्थ लाओ. तो वो 2-4 चीज़ें तो हैं, बट इट्स अ साइक्लिकल थिंग कि कौन कौन बच्चा क्या पूछ रहा है. ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि जो मतलब अगर आपसे सब बच्चे एक ही जैसा सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब आप ऊपर ऊपर के टीचर. अगर आपसे बच्चा बहुत नीश पूछ रहा है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आज नहीं आया, अभी आपके आने से पहले आधे घंटे पहले एक बच्चा पूछ रहा, सर मैंने 2023 से करंट अफेयर्स कर लिए, 20 सवाल लगाए मैंने एक मॉक टेस्ट में, 6 सवाल मेरे 2023 के कंपाइलेशन से बने, 4 सवाल मेरे मॉक टेस्ट से बने, अब मेरे को बताओ कि इसमें मेरा इनपुट आउटपुट क्या है. आप अपनी परख बच्चों के सवालों से करो. आपसे जो सवाल बच्चा पूछ रहा है वो आपको बताता है कि वो बच्चा आपको कैसे दिखता है. अगर आपसे बच्चा पूछ रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा, which is a serious problem, बट अगर एवरी सेकेंड क्वेश्चन इज मेरा मन नहीं लग रहा है, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, तो इसका मतलब आप पढ़ा कम रहे हो. तो ये सो सर, वन मिथ यूपीएससी एग्जाम की जो है सोसाइटी में, मतलब इस एग्जाम को लेके या करियर को लेके? एग्जाम को लेके. अच्छा, मतलब इसके बाद क्या होता है लाइफ में, उस तरह से यार नहीं, बता. जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में एक मिथ है कि ये करोगे तो ये तो हो ही जाएगा, वो या XYZ, कुछ ऐसा मिथ. मतलब इस जो सही ना हो, मतलब वो हवा बना रखा. हाँ, हवा बना रखा है. मुझे लगता है आंसर राइटिंग जो है ना, वो इतना नुआंस्ड नहीं है. अच्छा. मतलब उसमें इतनी टेक्निकल नोबेल विनिंग रिसर्च की जरूरत नहीं है कि तुमको भारत रत्न ही मिल जाए तुम आंसर राइटिंग में समझा. इट्स अ वेरी सिंपल व्हाट वेयर व्हेन हाउ एक्सरसाइज. आंसर व्हाट इज बीन आस्क्ड in a cohesive manner, in a you could say in a descending order of importance. The degree of depth number मिल जाए. The simplest answers will always give you the most amount of marks. आप एग्जामिनर की जिंदगी क्यों परेशान कर, उसको अगर आपकी 2 लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपने सवाल का जवाब दे दिया है, तो नंबर देंगे आपको. ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे. तो ये जो एक्स फैक्टर बिहाइंड आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता है. You can structure your answers, you can build templates on your answers, and as long as you're building those templates, you're building your structures, आप आंसर्स में डेप्थ में काम कर रहे हो तो आप सही काम कर रहे हो. बट आप आंसर राइटिंग में कुछ हिडन मैजिक फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, वो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है. यस, मेहनत है आंसर राइटिंग में, आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा टू गेट द स्ट्रक्चर्स, द टेम्पलेट्स, द एग्जाम्पल्स, मेट्रिसेस राइट, जजमेंट मेट्रिसेस राइट, डेटा मेट्रिसेस राइट, एंड पुट इट ऑल टुगेदर कि इंटरलिंकेज होना चाहिए, मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, वो सब हो जाता है. बट उसको कंटेंट का गेम है ना.
उसमें कुछ ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है ना निकिता कि यही करना है, ऐसे ही करना है, इस हिसाब से करना है, ऐसा तो नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। So, sir, if you get a chance and you will have to, like you have to make one change in UPSC exam, so वो क्या होगा? आई थिंक जो ये दो चीजें हैं, एक तो जो आप स्केलिंग फॉर्मूला यूज करते हो उसको आप डिस्क्लोज तो करो कि आप किस बेसिस पे किस ऑप्शनल को के नंबर बढ़ा रहे हो और किस ऑप्शनल के नंबर कम कर। जाहिर सी बात है आप टेक्निकल ऑप्शंस को थोड़ा स्टेबलाइज कर रहे हो और जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शंस जैसे इंग्लिश लिटरेचर आप उनको थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हो, बट आप किस रेशियो में करो ताकि बच्चा एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। और दूसरा, आपको इंटरव्यू थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। मतलब इतना मतलब इतना वेरिएड नहीं होना चाहिए। आपके 200 से ज्यादा मार्क्स 6 लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। बस आपका लक था कि अगर आप दूसरे वाले बिल्डिंग में चले जाते हैं, दूसरे वाले आपने फॉर्म 10 मिनट लेट भरा होता तो रोल नंबर 10 मिनट बाद आता तो आपको वो बोर्ड नहीं मिलता। लक तो है। अच्छा। अब वो 1% है या 5% है, वो 10% है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। बहुत ही शानदार इंसान है, योगेश्वर राजेंद्रन नाम है, बिल्कुल ही बाहुबली टाइप है, बहुत ही दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। 1 महीना पहले आया था दिल्ली एंड उसको यूपीएससी का सर पैर नहीं आता था, कुछ नहीं पढ़ा था। उसने प्री देने गया, कहा कि मेरे को 6 अटेम्प्ट तो देने नहीं है, मैं एक मजे मजे में देना चाहता हूँ। आप मानोगे नहीं, वो एबीसीडी 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 मार्क करके आया और उसका प्री निकल गया। अच्छा। वो किस किस मतलब ए बी सी डी ऐसे जिगजैग 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 मार्क करके निकल गया, उसका प्री निकल गया। उसको समझ ही में नहीं आया कैसे। तो ये तो लकी है सर। अब ये तो लक है, हाँ। बट देन उसने मेहनत करी, उसका अगली बार भी प्री निकल गया। अच्छा। तो मतलब यार लक तो मतलब है ही ना, मतलब कहीं ना कहीं। अब किसी के पॉलिटी में 115 आ रहे हैं और किसी के पॉलिटी में 130 आ रहे हैं, तो कुछ तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर का एक पर्सनल फैक्टर तो हो गई। आप कितना ही मॉनिटर कर लो कि नहीं इसको आप ऐसे ही नंबर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज सब्जेक्टिव ह्यूमन एक्शन। लग तो है, मतलब क्यों, मतलब कि मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ में। अरे भाई ठीक है, मान लिया, मेहनत करोगे तो सफलता है। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग, इट इज द की टू एवरीथिंग। बहुत कम बच्चे होते हैं निकिता जो एक्चुअली दिल से आईना रख के मेहनत करते हैं। उनका आज नहीं तो कल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन तो लाख बच्चों का ही है। जो लार्जर फेलियर रेट है, वो लार्जर फेलियर रेट है कि शायद एग्जाम उनके लिए नहीं था, शायद कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम रही होगी, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम रही होगी, कुछ सोसाइटल फैमिली इश्यूज रहे होंगे। बट अगर कोई एक बहुत ही अनअडल्टरेटेड तरीके से, बहुत ऑनेस्ट तरीके से एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो ये क्लियर कर सकता है। और जो बच्चे एकेडमिकली साउंड नहीं रहे, उनके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा है। इसको मतलब ये एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है, बात सही है, लेकिन क्या कोई भी उतनी ही मेहनत के साथ क्लियर कर सकता है, वो सही नहीं है ना। अब जो बच्चे लबास्टा में हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है और जिनका 2-2 मार्क्स से नहीं हो रहा है, 10 मार्क्स से नहीं हो रहा है, आप उनकी यूनिवर्सिटी प्रोफाइल्स देखिए, आप उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए। या तो बच्चे डीयू के हैं, या तो आईआईटी के हैं, या तो फिर लॉ, अच्छे लॉ स्कूल्स के हैं, आईआईएम्स के हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं तो आपको उन लोगों के साथ compete करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। तो ये कहना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है और बस तुम लगे रहो हो ही जाएगा, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। प्रिविलेज इसी को कहते हैं ना। आपकी प्रिविलेज है, मेरी प्रिविलेज है कि हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप प्रिविलेज को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो प्रिविलेज को कभी बीट नहीं कर पाओगे। इसी कहानी यही है।
तो सर कितने साल इस प्रिपरेशन को देने चाहिए, आपको क्या लगता है? मैक्सिमम 2 से 3 सीरियस अटेम्प्ट, अगर आइसोलेशन में दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इनफैक्ट 2 सीरियस अटेम्प्ट के बाद भी यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर एग्जाम्स, ओके, कुछ ना कुछ तो कर। बैकअप बैकअप हाँ, रखना चाहिए हमेशा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, चाहे वो एक एडिशनल डिग्री हो, चाहे वो जैसे आरबीआई ग्रेड भी बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अंडररेटेड सा एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है। इट इज द ओनली गवर्नमेंट एग्जाम निकिता जो आपको सिलेबस के साथ बुक लिस्ट देती है। ये आरबीआई का कॉन्फिडेंस है कि ये रहा सिलेबस, ये रहा किताब, अब एग्जाम निकाल के देखा तेरे से तब भी नहीं निकलेगा। अच्छा, उतना उतना इतना कॉन्फिडेंस है। इट्स अ वेरी वेरी टफ एग्जाम, बट इट्स अ वेरी डुएबल एग्जाम। और उसकी एग्जाम साइकिल बहुत छोटी है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम। मतलब उसमें मेंस में जो एस्से लिखना होता है, आई रिमेम्बर, वो टाइप ही करना होता है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में जॉब्स निकलती हैं, करना चाहिए। आजकल तो आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग कि अगर आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है तो आपको पीएसयूज में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। एक आई थिंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लास्ट 2-3 महीने पहले एक बच्चा मिलने आया था, मिठाई विठाई, उसने इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, एंड जो बच्चे ने इंटरव्यू दिया था उनको डायरेक्ट कॉल था कि आप यहाँ पे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। तो मतलब बहुत एवेन्यूज हैं अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहो गवर्नमेंट जॉब्स में भी। बैंकिंग भी है, एसएससी भी है, पर दोज आर वेरी डिफिकल्ट। स्टेट सर्विस तो खैर यही है, आरबीआई है। आजकल ईपीएफओ के लोग फॉर्म इतना भर रहे हैं कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। सीएसआर का तो पेपर ही लीक हो गया। मुझे लग रहा है मैं भी पीछे रह गई। हाँ मतलब, एक तो हम लोग के टाइम पे इतना एक ईगो भी था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनेंगे, नहीं तो फिर ये दुनिया ही हमारे लायक नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ कि चलो आईपीएस आईआरएस तक चलेगा, उसके बाद लगा भाई कुछ तो करा ही दे, फिर पढ़ाना शुरू करी। तो ये तो है। सो सर, आप इतने जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो आपको ये तो पता ही चल जाता होगा, इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, कि ये बच्चा तो निकाल ही लेगा, ऐसा इंडिकेशन हो जाता है? मतलब ये बच्चे निकाल सकते हैं ये समझ में आ जाता है, बट अच्छा। शॉर्ट शॉर्ट ये निकालेंगे नहीं कह सकता मैं कभी। ये भी नहीं, हाँ मतलब कि वो हाँ, डेडिकेशन से दिख जाती है ना, तो वो ऐसा कुछ होता है एज अ टीचर, आपको क्या लगता है? देखो से एंथू कटलेट भी बहुत होते हैं कि मतलब क्लास में सबसे ज्यादा जवाब देंगे, अच्छा। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटिव होंगे। दुनिया में अगर किसी से डरना है ना, तो उनसे डरो जो शांत है, क्योंकि दे आर वेरी कंपोज्ड, दे आर वेरी मतलब बहुत ही सॉर्टेड होते हैं, जेन होते हैं वो। तो वो बच्चा आता है हफ्ते में एक बार, अच्छा। एक पन्ने में 15 डाउट लेके, तो सर बैठो बैठो। तो मैं भी किताब खोल के बैठता हूँ, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, इसमें से ये कल पूछ लेना। और मेरे को कोई शर्म नहीं है कि जो मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता। मैं गलत से अच्छा है कि अगले दिन ही थोड़ा पढ़ के बता दूं। तो और अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो कुछ बच्चों को देख के समझ में आ जाता है कि ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये आज नहीं तो कल, पहले नहीं तो दूसरे, दूसरे तो तीसरे में निकाल ही लेंगे। किसी ना किसी नौकरी में तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। इसका उल्टा भी है, हालांकि एक फेलियर दूसरे फेलियर को क्या पता है कि तेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, बट ये भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि सर, पर मैंने वो एग्जांपल बताया था ना आपको, एंटरप्रेन्योर का, हाँ कि एंड एक्चुअली उसमें उसने जवाब भी यही दिया था हाँ कि लर्न फ्रॉम अ कि फेलियर, एक्चुअली फेलियर से मैं इसलिए ये सीखना चाहता हूँ कि क्या नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। नहीं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अब कुछ बच्चे होंगे जैसे जनरली, आपको पता है आधे ज्यादा, जैसे आपकी लाइन में आधे ज्यादा मीडिया एंकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहे हैं। आजकल पॉलिटिक्स इतनी फॉर्मलाइज्ड हो गई है, नाउअडेज यू हैव फॉर्मल पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, इंडिविजुअल एमपीज हो। ये जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स होते हैं, उसमें जो रिसर्च टीम्स होती हैं, वो आधे यूपीएससी वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, अम, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी तैयारी करते करते डीयू से 3 ईयर एलएलबी कर लेते हैं,
और फिर वो इवेंचुअली अगर यूपीएससी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जुडिशरी या फिर प्रैक्टिस में या लॉ फर्म की नौकरियों में लग जाते। तो ऐसे बच्चे ये है जो दुनिया, ऐसे ही बच्चे बहुत हैं जो दुनिया में बहुत कुछ कर लेंगे, शायद यूपीएससी उनके लायक नहीं। मुझे कभी नहीं लगता कि वो बच्चा यूपीएससी के लायक नहीं है, यूपीएससी उनके लायक। कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई कोई परफॉर्मर बनता है। अरे वो क्या नाम है वो कॉमेडियन का, लॉयर भी है, टॉल, कौन सा? दैट कॉमेडियन, दैट टॉल कॉमेडियन वाज आल्सो अ लॉयर, मुझे तो याद नहीं आ रहा। बस्सी, अच्छा, बस्सी, हाँ प्रिया बस्सी। यूपी, हाँ वो वो भी यूपी तो का। यूपीएससी एस्पिरेंट रहे थे। बस्सी, हाँ हाँ। फिर अब सोचो अगर उनका क्लियर हो गया होता, country would have lost such a good stand-up comic. एग्जैक्टली। I mean, his comic timing, the innocence with which he delivers, and he has a lot of depth in his comic timing is a very difficult art. हमको पूछो, हमको 2.5 घंटे में, हर 15 मिनट में दो जोक सुनाना पड़ता है। I understand the pain that comedians go through. तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब काम नहीं है दुनिया में, इसको अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर जैसे आपने अभी पॉलिटिक्स के बारे में बोला, तो अभी जो अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ है जिसमें आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इंडिया इज बिकम डिक्टेटरशिप, इन सब, एंड केजरीवाल अरेस्ट एंड एवरीथिंग, इन पे आपकी क्या टिप्पणी है? आई वुड लाइक टू नो। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मेरी टिप्पणी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। देखो, समथिंग कॉल्ड क्विड प्रो को, कि लेन देन है ना। आप किसान को कुछ प्रॉमिस करते हो और उसके रिटर्न में उससे वोट लेते हो। आप किसी को कहीं ना कहीं कुछ दे के ले रहे हो ना। आप किसी को एलपीजी की सब्सिडी देते हो, किसी का लोन वेवर करते हो, कहीं ना कहीं आप उस वोट के साथ एक अटैच्ड कंडीशन भी लगा रहे हो। या तो आप वोट लेने से पहले उनको वो दे रहे हो, या वोट लेने के बाद उनको आप दोगे। वो एक ट्रांजैक्शन है। क्या वो ट्रांजैक्शन फंडामेंटली सही है या नहीं, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ ये है कि अब तक इंडिया में लॉबिंग रेगुलेटेड हो जानी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, लेटर से आप एक फैशन एक्सपोर्टिंग हब चलाते हो, और आप पे जो टैक्सेस और जो ड्यूटीज लगते हैं उसकी वजह से आप बांग्लादेशी मटेरियल से compete नहीं कर पाते। यू मे हैव बेटर क्लॉथ, यू मे हैव बेटर फिनिशिंग, बट आप वो बांग्लादेशी मटेरियल से compete नहीं कर पा रहे हो। तो एज एन एसोसिएशन ऑफ क्लॉथ ट्रेडर्स आप गवर्नमेंट के पास गए और बोला कि देखो ऐसा है, आप हमको ये प्रॉमिस कर दो कि आप हमारी ड्यूटीज 25% कम कर दोगे, इन रिटर्न हम आपको ये फंड कर देंगे, और आप ये पूरी जनता को बता दो कि हमने ये किया है, हमने इनको इस चीज के पैसे दिए ताकि ये पॉलिसी हमारे लिए लेके आए। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रही ना। अगर वो पॉलिसी ही गलत है तो गवर्नमेंट को उस चीज के पॉलिसी से पैसे नहीं लेने चाहिए। द लार्जर इशू इज लॉबी। हर जगह चलती, पूरी दुनिया में चलती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये हवा उठाना कि हाय देश बिक गया, देश बिक गया, ये सब वो सब, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट? but the sir, electoral bond and this Kejriwal's liquor scam, how ये तो फिर दोनों सेम ही हुए ना। आई मीन आप किसी को बॉन्ड लेके किसी और को फेवर कर रहे हो, सेम उसी का ही केस केजरीवाल पे चला। तो हाउ दिस बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। नहीं, आई थिंक, एंड इफ इट केजरीवाल इज अरेस्टेड, सो मोदी जी भी अरेस्ट होने चाहिए फिर तो। नहीं, आई थिंक दैट टू वेरी डिफरेंट इश्यूज। एक तो मैटर है सब जुडिस। सब जुडिस मतलब अभी केस चल रहा है। ओके। वेरी ऑनेस्टली, मैंने ना चार्जशीट पढ़ी है, ना मैंने डिटेल में समझा है कि उनके पास एविडेंस क्या है। मैं ब्रॉडली पीएमएलए और ईडी को फॉलो कर रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है। बट अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड द जेल, देन इट इज ऑफ कोर्स, एक तरफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि भाई तुम प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून सबके लिए बराबर है। बट दूसरी तरफ ये भी है कि
भाई तुम चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री हो यार, मतलब आप, देयर विल बी अ ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर यू। तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता इसमें मेरिट कितना है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि इज देयर, कहते देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मेरे को जेन्युइनली नहीं, आई हैव, मतलब आई वांट टू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस वेरी ऑनेस्टली, बट आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड इनफ ऑन इट। क्योंकि जब तक मैं चार्जशीट नहीं पढ़ लूंगा, जब तक मैं एविडेंस नहीं देख लूंगा, जब तक मैं प्रोसीडिंग्स नहीं देख लूंगा, तब तक मैं अपना ज्ञान नहीं दे सकता। और ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है भी नहीं। जस्ट पॉलिटिक्स की बात है तो मैंने सोचा आपसे पूछते हैं, एंड नहीं you नहीं, being a lawyer, हाँ, so you can explain this case. बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. नहीं, of course from the eyes of the law, हाँ. the Prevention of Money Laundering Act is a very very serious law, and it is a law which is meant to bypass certain channels and certain processes to expedite justice. वो किस रीजन से हो रहा है वो तो खैर उसमें नहीं पढ़े तो बेहतर। क्या ही, ये बहुत ही लंबा डिस्कशन वाला भी टॉपिक है, नहीं इसमें नहीं, नेवर एंडिंग टॉपिक। और क्या और क्या। सो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या एडवाइस देंगे आप बच्चों को, कैसे तैयारी करें, क्या ना करें, और अपने आप से सच बोलो, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो क्रॉस क्वेश्चन करो कि पढ़ा है, और अच्छे मटेरियल को पहचानो। जो चमकता है वो शायद जरूरी नहीं है कि वो सही हो। बहुत बार क्या होगा कि बहुत अच्छी से अच्छी चीजें सामने होंगी, नहीं होंगी, दिखेगी नहीं दिखेगी। लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं हमारी हमारी फील्ड में, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस देते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है एक पॉपुलर टीचर एक बहुत अच्छा टीचर हो। मुझसे पॉलिटी बेहतर पढ़ाने वाले इस देश में बहुत लोग, थोड़े से लोग जानते हैं तो लोगों को लगता है कि ये 3-4 में से होंगे, नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। पर सर, जब आपका नाम और डंका बज रहा है तो नहीं, बट कुछ तो होगा ही, कुछ तो बच्चे देख ही रहे होंगे। ये तो आपका बड़प्पन है सर। thankfully I have worked with some very good people and some, तो मतलब बच्चों से यही कि अपने आप से थोड़ा ऑनेस्ट रहे, थोड़ा अपने आप से कोई बात नहीं हो रहा, नहीं किया जा रहा, आज पढ़ने का मन नहीं तो नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, बट बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट अबाउट इट। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट अबाउट इट, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इट इज अ लॉट लाइक डाइटिंग। मुझे पता है ना, रात को 1 बजे जब जोमेटो को मैं मैसेज करता हूँ कि डोंट रिंग द बेल, क्योंकि मम्मी पापा उठ जाएंगे, कि रात को जब आ रहा है कुछ मीठा खाने के लिए, तो वो तो चीटिंग है ना, तो वो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और थोड़ा बच्चे भी इन्फॉर्म, ठहराव रखें यार, नहीं मतलब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। और मुझे अपनी इंडस्ट्री से भी अपील है कि भाई थोड़ा ठहराव रखो। हर दिन सुबह वो कि ओ माय गॉड मेगा धमाका, मेगा धमाका, अरे कोई मेगा धमाका नहीं है भाई। 1 साल का एग्जाम आराम से बच्चे कर लेंगे। हर दिन लगे पड़े कि अरे ये परसेंटेज ऑफ, ये वो, कहीं भी, नॉट जस्ट हमारे पुराने बट जनरली ऑल्सो, मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्री भी ठहराव रखे, थोड़ा बच्चे भी ठहराव रखे कि ये किताब है, इसको 1.5 साल पढ़ना है, हो जाएगा। वो ठहराव की कमी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आज आपकी लेकिन बहुत क्लास टाइम में हो मुझे- गया था निकिता, वी हैडंट मेट आल्सो। चलो अच्छा है, यू मस्ट कीप मीटिंग। क्लास में बहुत मजा आया मुझे। हर बार की तरह मैं आपसे वैसे भी इतनी गाइडेंस लेती रहती हूँ, नहीं। और आज अगेन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप क्या, आई एम श्योर कि जितने भी बच्चे हैं आपसे क्लास में तो ऑब्वियसली सीखते हैं, और इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखे। थैंक यू सो मच सर।